आप सभी को मेरा स्क्रीन नजर आ रहा है? आ रहे जा रहे हैं। यस। ओके ओके गाइस, ट्रेनिंग स्टार्ट करने से पहले आई वुड रिक्वेस्ट कि जब भी मैं आपसे कुछ पूछूं तो प्लीज सभी अपने आप को अनम्यूट करके मुझे आंसर करें यस नो में, सो दैट मुझे लगे दैट आप सब लोगों को समझ आ रहा है अच्छे से। ओके, चैट में कुछ मत लिखिए और अपना थम्स अप भी मत दीजिए बिकॉज मैं स्क्रीन शेयरिंग मोड पे हूँ, मुझे उसकी विजिबिलिटी नहीं होती है। ओके ओके ऑलराइट, ओके। थैंक यू। ओके प्रणव, आर यू देयर? इसे दी Pranav, do not admit anyone now. It's because we are already 25. ओके डन Okay. ओनली Aditi, only one person is waiting. Yes. Yes, yes. You can admit the person in the waiting list now. So since I started, you don't admit anyone. It's because we are now 28. So, Sure Aditi, sure. all right. Thank you. ओके गाइस, सो बेसिकली इस प्रोजेक्ट में हमें करना क्या होगा, हमें एक ऑडियो दिया जाएगा जो कि इस तरह से आपको यहाँ एक ऑडियो नजर आ रहा होगा। आपको इसी तरह का ऑडियो नजर आएगा जब आपको फाइल असाइन की जाएगी। टूल के फीचर्स के बारे में मैं आपके साथ बाद में डिस्कशन करूंगी, पहले हम प्रोसेस पार्ट पे जाएंगे जहाँ पे मैं आपको ये एक्सप्लेन करूंगी कि फाइल जब आपको असाइन होती है तो उसमें आपको करना क्या है एग्जैक्टली। आपको जब भी कोई ऑडियो फाइल असाइन की जाएगी, आप देख सकते हैं ये इंटरफेस आपको इस तरीके से नजर आएगा जिसमें आप देख सकते हैं दो चैनल्स है, एक ऊपर की तरफ और एक नीचे की तरफ। यहाँ पे दो स्पीकर जो हैं वो आपस में एक जनरल सी कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं। जनरल कॉन्वर्सेशन का मतलब सभी को पता होता है, एकदम आम तरीके की कॉन्वर्सेशन जिसमें जैसे हम यूजुअली अपने फ्रेंड्स, कलीग्स या फैमिली के साथ एक टेलीफोनिक कॉन्वर्सेशन करते हैं, ठीक उसी तरह से दो लोग आपस में बात कर रहे हैं। ठीक है, इस ऑडियो में सबसे पहला पॉइंट जो है जो मैंडेटरी और सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट चीज है वो है, जब भी आप इस ऑडियो पे वर्क करेंगे आपको हेडसेट्स पहनना इम्पोर्टेंट है, मैंडेटरी है। हेडसेट्स, ईयरफोन, ईयरबड जो भी फीजिबल आपको लगता है आप वो पहनेंगे पहले, और उसके बाद ही इस ऑडियो को सुनना स्टार्ट करेंगे। इसका रीजन ये है कि जब भी आपको ये फाइल मिलेगी, आप यहाँ पे लेफ्ट और राइट जो देख सकते हैं, दिख रहा है सभी को लेफ्ट और राइट? यस तो आप सबको यहाँ पे लेफ्ट और राइट नहीं दिखेगा, ये मेरे पास ऑलरेडी एक डमी फाइल है जो मैं आपको दिखा रही हूँ, इसलिए बाइफिकेशन हो रखा है स्पीकर्स का। बट जब आपको मिलेगी कोई भी फ्रेश फाइल तो उसमें आपको यहाँ पे चैनल 1 और नीचे वाले पे चैनल 2 लिखा हुआ नजर आएगा। यहां से आपका फर्स्ट स्टेप स्टार्ट होता है जहां पे चैनल 1 और चैनल 2 को आपको लिंक करना होगा, कौन सा लेफ्ट स्पीकर है कौन सा राइट स्पीकर है, और वो लिंक करने के लिए आपको हेडसेट्स पहनना कंपलसरी है। जैसे ही आप हेडसेट्स पहनेंगे, ये देखिए यहाँ पे एक प्ले बटन है, आप इस प्ले बटन पे क्लिक करेंगे और ये ऑडियो चलना शुरू हो जाएगा। अब जैसे ही ये ऑडियो प्ले होगा, जो भी स्पीकर, दोनों में से जो भी स्पीकर पहले बोलेगा, तो जहां कहीं भी आपको ये वेव्स नजर आएंगी ना, वहां पे स्पीकर बोल रहा है, और जहां पे ये ब्लैंक लाइन है वहां पे कुछ भी स्पीकर नहीं बोल रहा है। तो अगर आप देखें तो वेव्स यहाँ से शुरू हो रही है बेसिकली, और यहाँ से, तो यहाँ से जो भी वेव शुरू हो रही है विच मीन्स ये ऊपर वाला स्पीकर जो है वो पहले बोलना शुरू कर रहा है। तो ये जो स्पीकर पहले बोलना शुरू कर रहा है, ये जरूरी नहीं आपको हमेशा पहले ऊपर वाला ही स्पीकर पहले बोले, कई बार ऐसा होता है कुछ कुछ फाइल्स में नीचे वाला स्पीकर भी पहले बोलना शुरू करता है। तो इन शॉर्ट जो भी स्पीकर पहले बोलना शुरू करेगा, आपको उसकी आवाज या तो आपके राइट हैंड साइड वाले ईयरबड्स, ईयरफोन्स या हेडसेट जो भी आप यूज करेंगे, या तो आपको लेफ्ट हैंड साइड में आएगी या राइट हैंड साइड में आएगी, दोनों साइड में कभी नहीं आएगी। अब जैसे कि मान लीजिए यहाँ पे मैं एग्जांपल देती हूँ, जैसे ही आपने ऑडियो प्ले किया और ये जो ऊपर वाला स्पीकर है जो कि पहले बोल रहा है, आपको उसकी आवाज अपने राइट हैंड साइड वाले ईयरफोन में आती है। आपको ये लिंक वाला बटन पे प्रेस करना है, और चैनल 1 क्योंकि जैसे मैंने बोला आपको राइट हैंड साइड में आई, तो आप यहाँ राइट सेलेक्ट करेंगे और आप देख सकते हैं नीचे वाला ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाएगा। राइट और लेफ्ट के अलावा कोई ऑप्शन नहीं होता हमारे पास। या फिर वाइस वर्सा, अगर आपको मान लीजिए ऊपर वाले चैनल 1 जो पहला स्पीकर बोल रहा है
उसकी आवाज आपको लेफ्ट में आती है तो नीचे वाला ऑटोमेटिकली राइट हो जाता है। ठीक है, तो ये डिपेंड करता है कि आपको स्पीकर की आवाज जो पहले बोला है कौन से ईयर में आई है। अब जैसे कि मैंने बोला राइट में आई है तो मैंने इसको राइट सेलेक्ट किया, चैनल 2 मेरा ऑटोमेटिकली लेफ्ट हो जाता है और मैं ये सेव बटन पे क्लिक कर देती हूँ। आप देख सकते हैं राइट और लेफ्ट जो है वो डिफाइन हो चुका है। डिफाइन होने का मतलब होता है जब भी आप इस ऑडियो को प्ले करेंगे, आपको ऊपर वाला स्पीकर जब भी कुछ बोलेगा, आपको हमेशा उसकी आवाज आपके राइट हैंड साइड वाले ईयरफोन में ही आएगी, और जब भी नीचे वाला स्पीकर बोलेगा आपको उसकी आवाज जो है आपके लेफ्ट हैंड साइड वाले ईयरफोन में ही आएगी। क्लियर है सभी को ये? यस यस। ओके, सो दैट मीन्स अब आपने यहाँ पे अपना जो स्पीकर्स हैं दोनों स्पीकर लिंक कर लिए हैं, तो आपको डिफिकल्टी बिल्कुल भी नहीं होगी। जैसे ही ऊपर वाला बोलेगा आपको राइट हैंड साइड में सुनाई देगा, जैसे ही लेफ्ट वाला बोलेगा, नीचे वाला बोलेगा, आपको लेफ्ट हैंड साइड में सुनाई देगा। अब इसके बाद जो नेक्स्ट स्टेप आता है वो है ट्रांसक्रिप्शन करना। ओके, ट्रांसक्रिप्शन करना मतलब जो भी ऑडियो में स्पीकर बात कर रहा है आपको उसको टेक्स्ट में कन्वर्ट करना है। अब क्योंकि आप सभी लोग तिब्बतन फाइल पे वर्क करेंगे तो ऑडियो भी आपको आप ही की लैंग्वेज में, आपकी नेटिव लैंग्वेज में मिलेगा, और आपको उसी नेटिव स्क्रिप्ट में ये ऑडियो को ट्रांसक्राइब कर देना है। आई होप यहाँ पे सभी को अपना स्क्रिप्ट लिखना आता है, तिब्बतन स्क्रिप्ट जिस तरीके से लिखते हैं आप सभी को पता है किस तरह से लिखना है? हाँ जी। ओके, तो जो जो आप सुनते जाएंगे वैसा आपको यहाँ ट्रांसक्राइब करना है। अब मान लीजिए ट्रांसक्राइब करने के लिए आप सबसे पहले एक बॉक्स पे क्लिक करते हैं जो फर्स्ट बॉक्स है। जैसे ही आपने उस बॉक्स को क्लिक किया आप देख सकते हैं एक ग्रीन पार्ट हाईलाइट हो गया है। अब जब आप दूसरे बॉक्स पे जाएंगे तो आगे ग्रीन पार्ट हाईलाइट हो गया है। इन ग्रीन बॉक्सेस को, जो ग्रीन पार्ट हाईलाइट है, इसको हम बोलते हैं सेगमेंट। आपको हमेशा दोनों स्पीकर के लिए, दोनों स्पीकर की कॉन्वर्जेशन के लिए डिफरेंट डिफरेंट सेगमेंट्स या डिफरेंट डिफरेंट बॉक्सेस में ही लिखना है। ऐसा ना हो कि दोनों स्पीकर का कंटेंट आपने एक ही बॉक्स में लिख दिया है, ऐसा नहीं होना चाहिए। पहला स्पीकर अगर एक ही शब्द बोल रहा होगा तो उस एक शब्द को ही आप एक बॉक्स में लिखेंगे, और जैसा ही दूसरा उसका रिस्पॉन्स देगा आप दूसरे वाले का कंटेंट नेक्स्ट बॉक्स में लिखेंगे। फिर वापस पहले वाला बोलेगा तो आप उसको थर्ड बॉक्स में लिखेंगे, एंड सो ऑन। इसी तरीके से आप पूरी कॉन्वर्जेशन को सीक्वेंस वाइज पूरा ट्रांसक्राइब करते जाएंगे। उसके साथ आपको एक चीज ये भी ध्यान रखनी है, जैसे ही आप यहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन करते हैं तो स्पीकर लेबलिंग जो कि यहाँ से क्लिक करने पे आपको मिलेगी, आपको यहाँ पे लेबल भी करते रहना है कि आप कौन से वाले स्पीकर का कंटेंट लिख रहे हैं। मान लीजिए जैसा कि आपने फर्स्ट बॉक्स बनाया जो कि ऑब्वियसली राइट स्पीकर का होगा क्योंकि ये पहले बोल रहे हैं, तो आपको यहाँ पे राइट सेलेक्ट करना है और फिर यहाँ पे उसका कंटेंट लिखना है। इससे ये पता चलेगा ये जो भी आपने लिखा है ये राइट हैंड साइड वाला स्पीकर बोल रहा था। अब अगर उसका रिस्पॉन्स लेफ्ट हैंड साइड वाला स्पीकर देता है तो आप लेफ्ट सेलेक्ट करेंगे और लिख देंगे, और फिर उसका अगर रिस्पॉन्स वापस से राइट वाला देता है तो आप राइट सेलेक्ट करेंगे। बट मान लीजिए सीक्वेंस में अभी तक राइट स्पीकर ही बोल रहा है तो आप राइट सेलेक्ट करेंगे। इस तरीके से जैसे जैसे सेगमेंट्स बनते जा रहे हैं, जो भी स्पीकर की आवाज है उसका लेबलिंग आपको यहाँ पे एकदम करेक्ट मैनर में करना है। ऐसा ना हो कि आप यहाँ लेफ्ट सेलेक्ट कर लें और आप लिख यहाँ पे कंटेंट राइट कर रहे हैं। अगर ऐसा आप करते हैं तो आपकी फाइल रिजेक्ट हो जाती है और आपके पास वापस से रीवर्क के लिए आ जाती है। क्लियर है सभी को अभी तक? हाँ जी। ओके, हाँ जी। इसके अलावा जब भी आप यहाँ कुछ लिख रहे हैं हमेशा मेक श्योर कीजिए कि ये जो पर्पल टैबलेट है यहाँ पे हमेशा स्पीच सेलेक्ट होगा। आप जब भी यहाँ पे स्पीच सेलेक्ट करेंगे आपके लिए मैंडेटरी है कि आप यहाँ पे सेगमेंट का, स्पीकर का लेबलिंग और सेगमेंट में ट्रांसक्रिप्शन करेंगे। इसके अलावा हमारे पास नॉइस, बैबल, ओवरलैप और म्यूजिक भी है। मैं आपके साथ ये वन बाय वन डिस्कस करूंगी इन सब का मतलब क्या होता है। अब जब हमने नॉइस सेलेक्ट किया इसका मतलब होता है किसी भी तरह की, इस प्रोजेक्ट में बेसिकली नॉइस का मतलब होता है किसी भी तरह की बैकग्राउंड से आपको एक्सटर्नल साउंड सुनाई देते हैं जो कि बिल्कुल भी ह्यूमन वॉइस नहीं होती है। किसी भी तरह का मशीनरी साउंड, किसी भी तरह का, फॉर एग्जांपल अगर आप मान लीजिए ड्रिल मशीन की आवाज आ रही है आपको बैकग्राउंड में से, या फिर कोई भी तरह का कंस्ट्रक्शन का वर्क चल रहा है, कोई मशीन्स चल रही हैं,
स्पीकर अपने घर में बैठ के रिकॉर्डिंग कर रहा है तो आपको मिक्सर ग्राइंडर की आवाज आ गई, फैन की, कूलर की, एसी की, या फिर डोर बैंग हो रहे हैं, चेयर्स ड्रैग हो रही है, टेबल ड्रैग हो रही है, डोर बेल की आवाज आ रही है, हॉन्किंग हॉर्न बजने की आवाजें आ रही है। इस तरह की सारी जो भी आवाज आपको सुनाई देती है जिसमें ह्यूमन की कोई आवाज नहीं है, ह्यूमन कुछ नहीं बोल रहा है, इट्स ऑल द एक्सटर्नल साउंड्स, आप उसको नॉइस कंसिडर करेंगे। यहाँ पे नॉइस कंसिडर करने का मेन रीजन ये है कि जैसे ही आप इस बॉक्स पे क्लिक करते हैं और इस पूरे सेगमेंट में आपको सिर्फ और सिर्फ ऐसी ही कुछ आवाजें सुनाई देती है और हमारा जो स्पीकर है वो एकदम शांत है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, स्पीकर एकदम चुप है, तो ऐसे सिनारियोज में हम हमेशा नॉइस सेलेक्ट करते हैं। क्लियर है? ओके। ठीक है, मैं रिपीट कर रही हूँ, Yes. आप जब भी नॉइस सेलेक्ट करेंगे, स्पीकर यहाँ पे कुछ नहीं बोल रहा है, स्पीकर एकदम चुप है और आपको उस दिए गए टाइम फ्रेम में ये जो ग्रीन पार्ट है इसमें सिर्फ और सिर्फ बैकग्राउंड में से आपको नॉइस सुनाई दे रहा है। और आप देख सकते हैं जैसे ही आपने नॉइस सेलेक्ट किया, स्पीकर लेबलिंग ऑटोमेटिकली नल हो गई, क्योंकि यहाँ पे जब कोई स्पीकर बोल ही नहीं रहा है तो हमारे लिए लेफ्ट और राइट बाइफरकेट करने का कोई मतलब ही नहीं बनता, तो ये ऑटोमेटिकली नल हो जाती है। और यहाँ पे आपको जो है ट्रांसक्रिप्शन कुछ नहीं करना है, ये बॉक्स जो है वो आपको ब्लैंक छोड़ देना है। रीजन, मान लीजिए अगर वो ड्रिल मशीन की आवाज है तो हम उसे टाइप नहीं कर सकते, अगर वो हॉन्किंग की आवाज है या वो डोरबेल की आवाज है तो वी कैन नॉट टाइप दैट, तो इसीलिए हम इस बॉक्स को ब्लैंक छोड़ देते हैं। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। Yes. ओके, हाँ जी। अब हम नेक्स्ट पे जाते हैं जो कि है बैबल। बैबल का मतलब होता है टोटली ऑपोजिट ऑफ नॉइस। जहां पे हम नॉइस में बात कर रहे थे एक्सटर्नल साउंड्स आ रहे हैं, बैबल में आपको ह्यूमन वॉइस सुनाई देगी। अब ये जो ह्यूमन वॉइस है ये हमारे मेन दो स्पीकर्स जो कॉन्वर्सेशन कर रहे हैं उन दोनों में से किसी की नहीं है, आपको बैकग्राउंड में से कुछ और लोगों की बात करने की, ग्रुप डिस्कशन करने की, या फिर हो सकता है कोई एक सिंगल पर्सन अपने आप में ही फोन पे किसी और से बात कर रहा है, या फिर ये भी हो सकता है कि बहुत सारे लोग एक साथ हंस रहे हैं, चीख रहे हैं, चिल्ला रहे हैं, शोर मचा रहे हैं, या फिर जोर जोर से हंस रहे हैं, गिगल कर रहे हैं, या फिर कोई बच्चा जो है वो चिल्ला रहा है, रो रहा है। इस तरह की जो भी ह्यूमन वॉइस आपको बैकग्राउंड से आती है हम उसको बैबल कंसिडर करते हैं। मैं रिपीट करती हूँ, यहाँ पे हमारा जो स्पीकर है, जो मेन स्पीकर है, वो कुछ नहीं बोल रहा है, आपको बैकग्राउंड में से सिर्फ और सिर्फ दूसरे लोगों की ह्यूमन वॉइसेस आ रही हैं। आप पूरे सेगमेंट को बैबल कंसिडर करेंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पे भी नल ही रहेगा और आपको सेगमेंट ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि अगर मान लीजिए वो किसी के चिल्लाने की आवाज है तो आप उसको टाइप नहीं कर सकते। और यहाँ पे ह्यूमन वॉइस का मतलब जरूरी नहीं है कि वो कुछ बोल रहे हैं, चिल्ला भी रहे हो सकते हैं, बच्चा भी रो रहा हो सकता है, या फिर कोई कफिंग या स्नीजिंग भी कर रहा हो सकता है। तो ऐसी सारी आवाजों को हम हमेशा बैबल ही कंसिडर करेंगे। क्लियर है? यस यस। Yes. Yes. ओके, Yes. अब हम बात करेंगे ओवरलैप की। ओवरलैप टैग हम इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं करते। इसका रीजन ये है कि मान लीजिए यहाँ पे अगर आप स्पीच का सेगमेंट बनाते हैं, फर्स्ट ऑफ ऑल ओवरलैप का मतलब क्या होता है कि जब दोनों स्पीकर जो भी इन्वॉल्व है इस कॉन्वर्सेशन में, स्पीकर 1 एंड स्पीकर 2, राइट एंड लेफ्ट स्पीकर, ये दोनों जब एक ही टाइम पे एक साथ कुछ बोल पड़ते हैं जिसकी वजह से इनकी आवाज जो है वो ओवरलैप हो जाती है। ओके, ऐसे सिनेरियोज में हम ओवरलैप का टैग लगाते हैं। बट जहां पर भी हम ड्यूअल चैनल फाइल पे वर्क करते हैं ओवरलैप होने के चांसेस नहीं होते। इसका रीजन, मान लीजिए आप स्पीच का सेगमेंट बना रहे हैं और आपने ये राइट हैंड साइड वाले स्पीकर का सेगमेंट बनाया है, तो आप देख सकते हैं ऑटोमेटिकली आपका जो लेफ्ट वाला है वो म्यूट पे चला जा रहा है। या फिर अगर आप यहाँ लेफ्ट सेलेक्ट करते हैं तो आप देख सकते हैं ऊपर वाला जो राइट वाला है वो ऑटोमेटिकली म्यूटेड है। तो ऐसे सिनेरियोज में कभी भी ऐसा नहीं होगा कि दोनों स्पीकर एक ही टाइम पे बात कर रहे हैं, तो इसीलिए इस प्रोजेक्ट में ओवरलैप जो है वो एप्लीकेबल नहीं होता। तो प्लीज मेक श्योर कीजिए ओवरलैप आप लोग कहीं पे भी यूज ना करें। क्लियर? यस यस। Yes. ओके, Yes. Yes. और ये जो आखिरी सेगमेंटेड टैग है जिसको हम बोलते हैं म्यूजिक। म्यूजिक का मतलब सबको पता होता है, किसी भी तरह का म्यूजिक बैकग्राउंड से आपको सुनाई दे रहा है, चाहे वो गाने बज रहे हैं या फिर कोई पर्सन म्यूजिकल इंस्ट्रूमेंट बजा रहा है।
बट आपको सिर्फ और सिर्फ म्यूजिक ही सुनाई दे रही है, स्पीकर हमारा चुप है, कुछ नहीं बोल रहा, एकदम शांत, बस पूरे सेगमेंट में आपको म्यूजिक ही सुनाई दे रही है। ऐसे सिनेरियो में आप म्यूजिक का टैग लगाते हैं। आप देख सकते हैं अभी भी स्पीकर लेबलिंग नल है, क्योंकि जब यहाँ पे स्पीकर की आवाज ही नहीं है तो लेफ्ट एंड राइट का बाइफिकेशन करना ही नहीं है और आपको सेगमेंट ब्लैंक छोड़ देना है, क्योंकि अगर वो कोई म्यूजिक है तो आप उसको टाइप नहीं कर सकते। सिर्फ सिर्फ जब भी आपको स्पीकर की आवाज सुनाई देगी और आपको ट्रांसक्राइब करने की जरूरत पड़ेगी तो आपको यहाँ पे स्पीच सेलेक्ट करना होगा, स्पीकर की लेबलिंग करनी होगी और यहाँ पे जो भी है लिखना होगा, जो भी स्पीकर ने बोला होगा। क्लियर है अभी सभी को? हाँ जी। हाँ जी। हाँ जी। Yes. ओके, थैंक यू थैंक यू। अब इसके बाद हम नेक्स्ट स्टेप पे बढ़ते हैं, जिसमें अब तक मैंने आपको बताया था कि स्पीच, नॉइस, बैबल, म्यूजिक, ये टैग हम यूज करेंगे, जिसमें से स्पीच हम तभी यूज करेंगे जब स्पीकर ने कुछ बोला होगा, बट अगर स्पीकर ने कुछ नहीं बोला है तो नॉइस, बैबल और म्यूजिक जो भी आपको सुनाई देता है आप वो टैग लगा देंगे। बट व्हाट इफ जब स्पीकर भी बोल रहा है और स्पीकर के बोलने के बीच में आपको कभी नॉइस या कभी बैबल या कभी म्यूजिक सुनाई दे रही है, वो भी कुछ सेकंड्स के लिए, तो वो सारे टैग्स आप कैसे इंसर्ट करेंगे? तो मान लीजिए स्पीकर ने बोला है, हेलो माय नेम इज आदिति, आई एम फ्रॉम मुंबई एंड आई एम करंटली वर्किंग एम्प्लॉयड इन शेप। जस्ट एन एग्जांपल, मान लीजिए स्पीकर ने ये बोला है और ये मैंने यहाँ लिख दिया है। अब इसके अंदर अगर आपको मान लीजिए नॉइस सुनाई देता है बीच में कुछ सेकंड्स के लिए, तो आप कैसे टैग लगाएंगे? सबसे पहले फॉर एग्जांपल हेलो माय, और माय के बाद मान लीजिए आपको 2-3 सेकंड या 4 सेकंड के लिए एक नॉइस सुनाई दिया। नॉइस मतलब आपको डोरबेल सुनाई दी, जस्ट एन एग्जांपल। तो आप क्या करेंगे? हेलो माय, और माय के बाद अचानक से डोरबेल बजी और स्पीकर चुप हो गया, तो आप 3 नंबर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे, 3 नंबर की, और आप देख सकते हैं NSBBMU। NS मतलब नॉइस, BB मतलब बैबल, MU मतलब म्यूजिक। इनिशियल हम इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं करते, इसके बारे में बात नहीं करेंगे। साइलेंस में आपको बताऊंगी कैसे यूज करना है, और ओवरलैप, जैसे कि मैंने कहा हम ओवरलैप भी यूज नहीं करते, तो हम इस 3 नंबर की पे आने वाले टैग्स जितने भी हैं उसमें से सिर्फ नॉइस, बैबल, म्यूजिक और साइलेंस यूज करेंगे। इनिशियल और ओवरलैप के बारे में हम बात नहीं करेंगे। तो जैसा कि मैंने कहा हेलो माय, और अचानक स्पीकर रुकता है और आपको नॉइस सुनाई देता है, तो आप सिंपली 3 प्रेस करेंगे और यहाँ पे जिस शब्द के बाद आपको वो नॉइस सुनाई दिया उसके बाद आपने वो NS का टैग डाला 3 नंबर प्रेस करके। वो आवाज में भी आपको शायद 2, 3, 4 या 5 सेकंड के लिए आई है, और जैसे ही वो आवाज बंद हो गई डोरबेल की, जैसे डोरबेल तो सिर्फ 1 या 2-3 बार बजती है, उसके बाद जैसे ही वो आवाज बंद हो गई स्पीकर ने फिर से बोलना स्टार्ट किया। तो जैसे ही स्पीकर ने फिर से बोलना स्टार्ट किया, वो जो जितना भी कंटिन्यूड पार्ट है वो आप इस टैग के आगे लिख देंगे या फिर इस टैग के बाद में लिख देंगे। क्लियर है? हाँ जी। Yes. Yes. ओके, अब सेकंड सिनेरियो हम ले लेते हैं। मान लीजिए जैसा कि मैंने आपको पहले सिनेरियो में बताया, हेलो माय, और स्पीकर रुक गया, बट मान लीजिए सेकंड टाइम ऐसा हुआ कि जब आपने ऑडियो प्ले की तो स्पीकर रुका नहीं, स्पीकर भी बोल रहा है बट आपको बैकग्राउंड से डोरबेल या ड्रिल मशीन या किसी भी तरह की मशीनरी की आवाजें आ रही है, जो कि बहुत ही कॉमन सिनेरियो है। ऐसा होगा कई बार जहां पे आपको स्पीकर की आवाज क्लियरली सुनाई देगी, बट उसके पीछे जो भी एक्टिविटीज हो रही हैं, जो एक्सटर्नल साउंड्स आपको आएंगे, वो क्लियरली आपको वो भी सुनाई देंगे और स्पीकर की आवाज भी सुनाई देगी। ऐसे सिनेरियोज में जब भी आपको स्पीकर की आवाज क्लियरली सुनाई दे रही है नॉइस के आने के बावजूद, बट आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि स्पीकर बोल क्या रहा है, तो जितना पार्ट उसने नॉइस के चलते साथ साथ बोला है, मान लीजिए इतना इतना नेम इज आदिति तक वो बोल रहा था नॉइस के साथ और फिर नॉइस बंद हो गया, तो जितना भी पार्ट उसने नॉइस के साथ साथ बोला होगा और आपको क्लियरली समझ आ रहा होगा, उतना पार्ट आप इन दो ये जो ब्रैकेट्स है इसके बीच में लिख देंगे। ठीक है, इसके बीच में लिख देंगे, और जैसे ही वो नॉइस खत्म हुआ उसके बाद स्पीकर ने जो भी बिना नॉइस के कंटिन्यू किया वो आप इसके बाद लिख देंगे। क्लियर है? हाँ जी। हाँ जी। ओके, हाँ जी। अब मैं आपको थर्ड सिनेरियो बताती हूँ। थर्ड सिनेरियो में मान लीजिए स्पीकर बोला हेलो माय, और फिर अचानक से आपको ड्रिल मशीन की आवाज आई, पर स्पीकर नहीं रुका, स्पीकर भी बोलता जा रहा है,
बट अब इस सिनेरियो में आपको ऐसा लग रहा है कि जो ड्रिल मशीन की आवाज बैकग्राउंड से आई कुछ सेकंड्स के लिए, वो इतनी ज्यादा जोर से थी कि स्पीकर ने जो कुछ भी बोला वो आप समझ ही नहीं पाए, वो पार्ट कट गया, आप बिल्कुल अंडरस्टैंड नहीं कर पाए, और क्योंकि आप अंडरस्टैंड नहीं कर पाए तो आप लिख भी नहीं पाएंगे। तो ऐसे सिनेरियोज में मान लीजिए इतना इतना पार्ट उसने ड्रिल मशीन की आवाज के साथ बोला है, बट जस्ट बिकॉज ड्रिल मशीन की आवाज या जो भी आपको पीछे से नॉइज सुनाई दिया वो बहुत ज्यादा तेज था और आप स्पीकर का कंटेंट नहीं अंडरस्टैंड कर पाए, आप उसको लिखने की जगह उसको रिप्लेस करेंगे, आप 1 नंबर प्रेस करेंगे अपने कीबोर्ड पे और आपको इस तरीके का डबल ब्रैकेट दिखेगा। ओके, डबल ब्रैकेट का मतलब होता है अनइंटेलिजिबल स्पीच, हम इसे बोलते हैं डबल पैरेंथेसिस। जिसको डबल पैरेंथेसिस बोलने में कंफर्टेबल नहीं है वो इसको डबल ब्रैकेट्स भी बोल सकता है। अनइंटेलिजिबल स्पीच का मतलब होता है कुछ भी ऐसा पार्ट या सेंटेंस या वर्ड्स जो स्पीकर ने बोले जरूर है बट हमें समझ में नहीं आए, तो आप उसकी जगह हमेशा डबल पैरेंथेसिस यूज करेंगे। ओके, और इसके बीच में कोई भी स्पेस नहीं होना चाहिए। टैग और डबल पैरेंथेसिस के बीच में कोई स्पेस नहीं होना चाहिए, ये एकदम टाइट और इंटैक्ट होना चाहिए। और उसके बाद जैसे ही वो नॉइस खत्म हुआ, स्पीकर ने जो भी कंटिन्यू किया वो आप आगे लिख देंगे, जैसा कि हम अब तक करते आए हैं। जस्ट बिकॉज वो नॉइस इतना जोर से था तो जितना भी पार्ट स्पीकर ने नॉइस के साथ बोला और वो आप नहीं समझ पाए, तो उसकी जगह आप डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे। जैसे ही नॉइस खत्म हुई, स्पीकर ने जो भी विदाउट नॉइस कंटिन्यू किया वो आप आगे लिख देंगे। क्लियर है सभी को ये? Yes, yes. Okay. Yes. ओके, तो ये टैग क्लियर है। तो हमें सेम वे में बाकी के टैग्स भी इंसर्ट करने हैं, जैसे कि हो गया बैबल और म्यूजिक। इसका भी एक छोटा सा एग्जाम्पल लेके मैं आपको समझा देती हूँ। मान लीजिए स्पीकर बोलता है हेलो, और हेलो के बाद अचानक से स्पीकर रुक जाता है और बैकग्राउंड से आपको किसी के चिल्लाने की आवाज आती है। तो चिल्लाने की आवाज आती है तो हम कौन सा टैग यूज करेंगे गाइस? बबल। एब्सोल्युटली करेक्ट, यूज करेंगे क्योंकि वो ह्यूमन वॉइस आ रही है आपको बैकग्राउंड से, तो आप बैबल सेलेक्ट कर लेंगे। मान लीजिए और उसके बाद जैसे ही स्पीकर ने जैसे ही वो बैबल की आवाज खत्म हुई, किसी के चिल्लाने की आवाज खत्म हुई, स्पीकर ने जो भी बाद में बोलना स्टार्ट किया वो आप इमीडिएटली उस बैबल टैग के आगे लिखते जाएंगे। बट मान लीजिए स्पीकर जब बोल रहा है तो आपको स्टिल पीछे से ऐसी आवाज आ रही है, स्पीकर रुकता नहीं है, बैबल के साथ साथ वो भी बोलता रहता है और आपको दोनों आवाजें सुनाई देती है, बैबल जो बैकग्राउंड में जो चिल्ला रहा है उसकी भी, बट स्पीकर जो भी बोल रहा है वो क्लियरली अंडरस्टैंडेबल है और जितना भी पार्ट मैंने हाईलाइट किया है वो स्पीकर ने बैबल के साथ साथ बोला है। तो आप इस वाले पार्ट को कहाँ लिखेंगे? बीच में लिखेंगे। टेबल के बीच में। करेक्ट, एब्सोल्युटली करेक्ट, आप इसके बीच में लिख देंगे। बट मान लीजिए किसी ने इतना जोर से चिल्लाया, किसी बच्चे ने अचानक इतना जोर से शाउट किया और जो भी स्पीकर बोला, ये जो मैंने हाईलाइट किया इतना इतना पार्ट जो स्पीकर बैबल के साथ बोला वो आप नहीं समझ पाए, तो आप क्या करेंगे? डबल बीच में ब्रैकेट। लिखेंगे और डबल ब्रैकेट। डबल ब्रैकेट्स और डबल ब्रैकेट्स को लाने के लिए आप क्या करेंगे? प्रेस वन। One. Number three. एब्सोल्युटली करेक्ट। Patrick. नो नो, नॉट नंबर 3, नंबर 1। ओके, डबल पैरेंथेसिस की नंबर 1 प्रेस करने पे मिलेगा आपको। ओके, क्लियर है? यस। हाँ जी। ओके ओके, अब तीसरा सिचुएशन जो कि है म्यूजिक का, जैसे हमने नॉइस और बैबल में किया सेम हम म्यूजिक के साथ करेंगे। हेलो माय नेम इज के बाद अचानक से आपको म्यूजिक सुनाई देती है तो आप म्यूजिक का टैग डाल देते हैं। मान लीजिए म्यूजिक भी चल रही है बैकग्राउंड में और स्पीकर भी साथ साथ बोल रहा है, तो इतना इतना पार्ट अगर मान लीजिए आपको स्पीकर की आवाज क्लियरली म्यूजिक के साथ भी सुनाई दे रही है, आपको क्लियरली समझ आ रहा है कि म्यूजिक भी बज रही है बट जो स्पीकर बोल रहा है वो एकदम अंडरस्टैंडेबल है, आप उसको बीच में लिख देंगे। और जो भी इसके बाद स्पीकर ने म्यूजिक खत्म होने के बाद बोला है वो आप आगे लिख देंगे। बट मान लीजिए म्यूजिक इतना जोर से बजा कि जितना भी पार्ट स्पीकर ने बोला है अब वो आपको बिल्कुल समझ नहीं आया इस बार, तो आप डबल पैरेंथेसिस डबल ब्रैकेट्स लगा के उसको रिप्लेस करेंगे और जैसे ही म्यूजिक खत्म हुआ जो भी स्पीकर ने विदाउट म्यूजिक कंटिन्यू किया वो आप आगे लिख देंगे। तो जैसे हमने नॉइस के साथ किया था सेम बैबल और म्यूजिक के साथ भी हम करेंगे। आई होप सभी को इतना इतना पार्ट क्लियर है। हाँ जी, हाँ जी। जी हाँ। ओके,
ओके अब इसके बाद हमारे पास एक और टैग बचता है जो कि है साइलेंस, क्योंकि मैंने आपको बताया था दैट इनिशियल और ओवरलैप हम यूज नहीं करते, नॉइस, बैबल और म्यूजिक हम डिस्कस कर चुके हैं। तो जो लास्ट टैग हमारे पास की नंबर 3 पे बचता है वो है साइलेंस। अब साइलेंस का टैग हम कैसे यूज करेंगे? जब भी स्पीकर अपने सेंटेंस को बोलते वक्त बीच में अननेसेसरी पॉज ले लेता है और उसके बाद वापस से बोलना शुरू करता है, जब भी वो पॉज लेगा तो वो जो पॉज है वो या तो 2 सेकेंड्स होना चाहिए या 2 सेकेंड से ज्यादा। आई रिपीट गाइस, पॉज जब भी स्पीकर लेगा एक सेंटेंस में, अपना सेंटेंस बोलते वक्त बीच में अननेसेसरी पॉज लेता है या रुक जाता है बोलते बोलते और फिर अचानक बोलने वापस लगता है, तो वो जितनी देर के लिए भी रुका है या तो वो 2 सेकेंड्स होना चाहिए या मोर देन 2 सेकेंड्स होना चाहिए, तो ही आप साइलेंस का टैग लगाएंगे। जैसे कि मान लीजिए हेलो माय नेम इज अदिति आई एम, और एम बोल के स्पीकर रुक गया, अब वो दो सेकंड तक रुका रहा और 2 सेकंड बाद उसने बोलना फिर से शुरू किया। तो आप जिस शब्द के बाद जैसे ही स्पीकर रुक जाता है उसके बाद आप ये टैग लगा देते हैं साइलेंस का, और जैसे ही स्पीकर वापस बोलना शुरू करता है वो आप आगे लिख देते हैं। अगर उसने ये पॉज 2 सेकंड से कम का लिया होता तो आप साइलेंस का टैग नहीं लगाते, आप सब कुछ कंटिन्यूएशन में लिखते। अब आप लोगों को लग रहा होगा ये कैलकुलेट कैसे करेंगे हम 2 सेकेंड्स 3 सेकेंड्स, तो इसका सोल्यूशन भी मैं आपको बता रही हूं, आप यहां देख सकते हैं। यहाँ पे ये फर्स्ट लाइन से लेके सेकेंड लाइन तक 1 सेकेंड है, इस सेकेंड लाइन से यहां तक आपका 2 सेकेंड्स, यहां से यहां 3, फिर यहां से यहां 4, और आप यहां तक देख सकते हैं 5, जिसकी रिकॉर्डिंग आपको यहाँ पे ऑटोमेटिकली नजर आ रही है, लिखा हुआ नजर आ रहा है 5 सेकेंड्स, फिर यहाँ 10 सेकेंड्स या 15 सेकेंड्स। ओके, तो इस तरीके से आप कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए स्पीकर ने यहां से बोलना स्टार्ट किया, यहां तक बोला, बट यहां से सीधा फिर उसने यहां तक बोला, विच मीन्स उसने 2 सेकेंड्स का ब्रेक ले लिया है या फिर 2 सेकेंड से ज्यादा का ब्रेक ले लिया, तो आप साइलेंस का टैग लगाएंगे। और जैसे ही वो उसने ब्रेक लिया वो इमीडिएटली वापस बोलना शुरू करेगा। ओके, तो आप वो सारा पार्ट आगे लिखेंगे। क्लियर है सभी को ये? हाँ जी। यस यस Yes. हाँ जी। ओके, अब इसके अंदर एक छोटा सा कैच और है, वो ये है कि साइलेंस टैग को हम एक और वे में भी यूज करते हैं, जहां पे हम एक्चुअली साइलेंस टैग यूज नहीं करेंगे अगर स्पीकर ने पॉज लिया है। एग्जाम्पल देती हूँ, हेलो माय नेम इज अदिति आई एम, और यहां पे मैं रुक गई, मैं यहाँ पे 2 सेकेंड तक रुकी रही और उसके बाद फिर मैंने इमीडिएटली बोलना स्टार्ट किया, तो मैंने यहाँ पे साइलेंस टैग लगाया और उसके बाद जो भी मैंने इमीडिएटली बोला वो मैंने आगे लिख दिया। बट व्हाट इफ अगर मैं वापस सीधा 4 सेकेंड्स या उसके बाद बोलना स्टार्ट करती हूँ, मैंने 2 सेकेंड्स का पॉज जरूर ले लिया बट अब मैं वापस जब बोलना शुरू करूंगी तो वो सीधा 4th सेकेंड या उसके बाद से कर रही हूँ। तो ऐसे सिनेरियोज में जहां पे अब 2 सेकेंड से लेके 4 सेकेंड्स तक का पॉज बहुत लॉन्ग हो चुका है, बहुत लंबा हो चुका है, तो वहां पे हम साइलेंस का कोई टैग इंसर्ट नहीं करेंगे। हम जहां उसने 4th सेकेंड से बोलना स्टार्ट किया है वहां से हम सेंटेंस को स्प्लिट कर देंगे और हम दूसरे बॉक्स में लिखेंगे, क्योंकि ये बहुत ही ज्यादा लंबा गैप है। ऐसे में हमें साइलेंस टैग यूज नहीं करना होगा, हम सीधा सेगमेंट्स को ही डिवाइड कर देंगे 2 पार्ट में। हेलो माय नेम इज अदिति आई एम, और उसके बाद स्पीकर 2 सेकेंड रुक जरूर गया बट उसने वापस 4th सेकेंड या उसके बाद बोलना स्टार्ट किया, तो यहां से मैं उस सेंटेंस को जो उसने कंटिन्यू किया उसको मैं दूसरे बॉक्स में डाल दूंगी। और यहाँ पे अगर ये राइट स्पीकर ने बोला तो मैं इसको भी राइट ही सेलेक्ट करूंगी, मैं इसको लेफ्ट नहीं करूंगी, क्योंकि ये राइट वाले का ही कंटिन्यूड पार्ट है, तो ये दोनों मेरा राइट ही होगा। और यहाँ पे ऐसे सिनेरियोज में फिर मैं ये एम के बाद साइलेंस नहीं लगाऊंगी, क्योंकि मैं ऑलरेडी सेगमेंट को ब्रेक कर रही हूँ 2 पार्ट्स में। क्लियर है सभी को ये? ओके। यस ये अच्छे से समझ में नहीं आया मैम। ओके, मैं रिपीट करती हूँ। अभी तक साइलेंस का टैग हम कैसे लगा रहे थे? हेलो माय नेम इज अदिति आई एम, और फिर स्पीकर रुक गया, कितने सेकंड्स के लिए रुकेगा तभी हमें लगाना है टैग गाइस? 2 सेकंड। 2 3 4 या तो 2 सेकंड या 2 उससे ज्यादा, सेकंड होगा। उससे ज्यादा। ठीक है। बट जब वो 2 सेकंड या उससे ज्यादा रुकता है तो वो वापस इमीडिएटली बोलना स्टार्ट करता है। मान लीजिए अगर मैं 2 सेकंड पे रुकी तो मैं 2 सेकंड खत्म होते ही इमीडिएटली
उसके बाद बोलना शुरू करूंगी। ऐसा नहीं होगा कि मैं 10 सेकंड या 15 सेकंड के लिए रुक गई हूँ। इतना लंबा अगर गैप होता है तो हम सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर देते हैं। अगर मैं 2-2.5 सेकंड पे रुकी हूं तो मैं वापस इमीडिएटली बोलना स्टार्ट करूंगी। तो अगर स्पीकर इमीडिएटली बोलता है तो साइलेंस का टैग लगा के आप आगे लिख देंगे। बट मान लीजिए जब वो यहाँ एम के बाद रुक जाता है, बट वो 4th सेकंड या उससे ज्यादा का टाइम लेता है बोलने के लिए वापस से, वो सीधा 4th सेकंड या उससे ज्यादा या 5th सेकंड, 6 सेकंड, 5.5 सेकंड के बाद बोलना शुरू करता है, तो ये बहुत ज्यादा लंबा गैप है, यहाँ हम साइलेंस का टैग नहीं लगाते। जो भी कंटिन्यूड पार्ट होता है, जो कि वो इतने गैप के बाद वापस बोलना शुरू करता है, उसको हम दूसरे बॉक्स में लिख देंगे और हम साइलेंस का टैग भी नहीं लगाएंगे। क्यों नहीं लगाएंगे? क्योंकि हमने ऑलरेडी सेगमेंट को 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया है। क्लियर? हाँ जी। Yes. हाँ जी। ओके। तो ये सारे जो टैग्स मैंने अभी आपको एक्सप्लेन किए वो बेसिकली सारे की नंबर 3 के टैग्स थे। ठीक है, अब 3 के सारे टैग हमने ऑलरेडी कवर अप कर लिए। अब क्या होगा अगर आप 2 प्रेस करेंगे, की नंबर 2 प्रेस करते हैं तो क्या होता है? आपको दिख रहा होगा यहाँ पे ये सारे जो 2 नंबर पे जितने भी वर्ड्स आ रहे हैं, इसको हम बोलते हैं फिलर वर्ड्स। फिलर वर्ड्स का मतलब जब भी स्पीकर बात करते करते बोलेगा या फिर कभी वो बोलेगा इस तरीके के शब्द जो होते हैं जिसका कोई परफेक्ट स्टैंडर्ड फॉर्मेट नहीं होता स्पेलिंग्स का, ठीक है, ऐसे शब्दों को हम कभी भी मैनुअली टाइप नहीं करेंगे। अगर स्पीकर बोलता है हेलो मेरा नाम अदिति है, तो वो जो उसने बोला है ना, उसको हम सीधा 2 नंबर प्रेस करेंगे और जो भी इसमें से आपका फिलर वर्ड आपको यूज करना है वो आप सीधा इंसर्ट इस तरीके से करके जो भी स्पीकर ने कंटिन्यू किया आगे वो लिख देंगे। किसी भी तरह का मैनुअल आपको वर्क नहीं करना है जहां पे फिलर वर्ड्स की बात आती है। सीधा 2 प्रेस करो, लिस्ट में से जो भी फिलर वर्ड्स आपका स्पीकर बोल रहा है वो सेलेक्ट करो और फिर जैसे ही उसने वापस फिलर वर्ड के बाद वो जो भी बोल रहा है वो आप फिलर वर्ड के आगे से लिखना शुरू कर दो। बस सिर्फ यही काम है की नंबर 2 का। क्लियर है? यस 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 Yes. हाँ ओके। जी। अब इसके बाद 1 प्रेस करने पे आप सभी को पता है डबल ब्रैकेट, डबल पैरेंथेसिस, पर हम ये अब तक कहाँ यूज करे थे? जब पीछे से बैबल सुनाई दे रहा था और स्पीकर की आवाज सुनाई नहीं दे रही थी, या फिर बैकग्राउंड से आपको नॉइस आ रही थी और वो नॉइस इतनी जोर से थी कि स्पीकर ने जो भी बोला वो आप नहीं समझ पाए, या फिर म्यूजिक। बट ये जरूरी नहीं है कि हमेशा आप इसको वहीं यूज करेंगे, आप इसको स्टैंड अलोन में भी यूज कर सकते हैं। कैसे? मान लीजिए स्पीकर बोलता है हेलो माय नेम इज, और ये जो नाम उसने बोला है ना वो आपको समझ में नहीं है, तो आप सिंपली डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे। आई एम फ्रॉम, अब ये जगह का नाम आपको बिल्कुल समझ नहीं आया, जिस तरीके से स्पीकर ने बोला आपके समझ में आया ही नहीं, कोई बात नहीं, आप उसकी जगह ये डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे। आई एम करंटली एम्प्लॉयड, अब ये कंपनी का नाम आप नहीं समझ पा रहे तो आप 1 प्रेस करेंगे और डबल पैरेंथेसिस लगा देंगे। जहां कहीं भी आपको लगता है कि कुछ शब्द या एक सिंगल शब्द भी आपको लगता है जो आप बिल्कुल समझ नहीं पा रहे और आप कॉन्फिडेंट नहीं है लिखने के लिए, क्योंकि समझ ही नहीं आया तो हम लिखेंगे कैसे, तो आप उसकी जगह हमेशा डबल पैरेंथेसिस यूज करेंगे। क्लियर है? हाँ जी हाँ जी यस ठीक है। Okay. इसके बाद ये सारे टैग्स जो मैंने कवर किए, चाहे वो यहाँ के टैग्स हो, चाहे वो 3 नंबर के, 2 नंबर के और 1 नंबर के, इसके अलावा आपका जो मेन इंपॉर्टेंट आपको जहां ध्यान देना है वो ये है कि आपको हमेशा स्क्रिप्ट कंसिस्टेंसी पूरे फाइल में मेंटेन रखनी है। इसका मतलब क्या होता है? अब अगर आप अपनी तिब्बतन स्क्रिप्ट में लिख रहे हैं तो आपको ये मेक श्योर करना है कि पूरी फाइल एक ही तरीके की स्क्रिप्ट में लिखी गई हो, आप कोई भी तरह का दूसरा स्क्रिप्ट या दूसरा फॉर्मेट यूज नहीं करेंगे। 1 सेकेंड गाइस, सिर्फ 1 सेकेंड का टाइम लीजिए। अगर आप किसी की फाइल पे वर्क कर रहे हैं और फाइल पे ऑडियो में आपको कुछ इंग्लिश वर्ड सुनाई देते हैं, जैसे कि मान लीजिए एजुकेशन, डिपार्टमेंट, स्कूल, कॉलेज, यूनिवर्सिटी, ये सारे शब्द सुनाई देते, तो हमें ऐसा लगता है कि यहाँ पे तो वो इंग्लिश के वर्ड्स यूज कर रहा है तो हमें शायद उसका ट्रांसक्रिप्शन इंग्लिश में ही करना होगा, बट बाकी जो वो लोकल लैंग्वेज यूज कर रहा है या नेटिव लैंग्वेज यूज कर रहा है वो सब मैं नेटिव लैंग्वेज में लिखूंगा, बट ऐसा नहीं होना चाहिए। मान लीजिए अगर मैं हिंदी में ट्रांसक्रिप्शन कर रही हूँ,
मैं देवनागरी स्क्रिप्ट में लिखती हूँ जस्ट बिकॉज मुझे तिब्बतन स्क्रिप्ट में नहीं लिखना आता, तो मैं आपको सिर्फ एक एग्जाम्पल देने के लिए लिखती हूँ। आज मैं स्कूल गई थी, मान लीजिए इस तरीके से स्पीकर ने बोला है, तो आप ऐसे नहीं लिखेंगे, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ पे किसी भी तरह की स्क्रिप्ट कंसिस्टेंसी मैंने मेंटेन की ही नहीं है। बाकी सब मैं अपनी स्क्रिप्ट में लिख रही हूँ, बट जस्ट बिकॉज स्कूल एक इंग्लिश वर्ड है तो मैं स्कूल को ऐसे लिख रही हूँ, तो ये गलत है। मैं कैसे लिखूंगी इसको? आज मैं स्कूल गई थी। आपको डिफरेंस समझ आ रहा है? पहला वाला जो वर्जन मैंने लिखा है जहां पे मैंने स्कूल को इंग्लिश में लिख दिया है वो गलत है, और सेम सेंटेंस को मैंने अपनी स्क्रिप्ट में जहां पे स्कूल इंग्लिश वर्ड होने के बावजूद भी मैंने अपनी स्क्रिप्ट में लिखा है वो करेक्ट वर्जन है। आपको डिफरेंस समझ आया? Yes, yes. यस यस हाँ Yes. जी, हाँ जी। हाँ सेम जी, वे में अगर मैंने बोला है डिपार्टमेंट तो मैं डिपार्टमेंट भी ऐसे लिखूंगी, अगर मैंने बोला है कॉलेज तो कॉलेज भी ऐसे लिखूंगी, सॉरी भी ऐसे होगा, थैंक यू भी ऐसे ही होगा। कोई भी तरह का इंग्लिश वर्ड या कोई भी तरह का दूसरा स्क्रिप्ट आप यूज नहीं करेंगे। और ये सेम चीज नंबर्स के लिए भी एप्लीकेबल है। मेरा फोन नंबर है 55। आप देख रहे हैं 55 मैंने कैसे लिखा है? मैंने ऐसे नहीं लिखा है 55। ये न्यूमेरिक्स में अगर आपने कुछ भी लिखा है तो फाइल आपकी रिजेक्ट हो जाती है, क्योंकि यहाँ पे इस ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में हमें किसी भी तरह का नंबर डिजिट न्यूमेरिक लिखना अलाउड नहीं होता, और ना ही 5 को मैं ऐसे लिख रही हूँ 55। ये भी गलत है लिखना। आपको जो भी लिखना है अपनी ही स्क्रिप्ट में लिखना है। अगर मैंने बोला है 9, अगर मैंने बोला है 50, मैं सब कुछ अपनी ही स्क्रिप्ट में लिखूंगी, और आपको भी सेम ही चीज फॉलो करनी है। क्लियर है सभी को? हाँ जी। जी, Yes. ओके, ऑल राइट। तो ये जो कुछ भी मैंने बताया आपको इसी तरीके से पूरा प्रोसेस फॉलो करके ये फाइल ट्रांसक्राइब करनी है। प्रोसेस का पार्ट इतना ही था। अब मैं आपको टूल के बारे में बता देती हूँ एक बार, कि टूल पे आपको कैसे, कौन सा बटन प्रेस करने पे कौन सा नेविगेट किस तरह से करेंगे, फाइल तक कैसे पहुंचेंगे, वो भी मैं आपको स्टेप बाय स्टेप बता दे रही हूँ। अब जब आप इस इंटरफेस को देखते हैं तो यहाँ पे मैंने एक फाइल ऑलरेडी ओपन करके रखी है, ठीक है? तो जब भी मैं किसी फाइल को ओपन करती हूँ तो यहाँ पे मुझे दिखता है 1 और 2। आप सभी को दिख रहा होगा 1 और 2। ये 1 और 2 बेसिकली अगर आप इसके ऊपर अपना कर्सर लेके जाते हैं तो आप देख सकते हैं लिखा है यूजर गाइड। यूजर गाइड का मतलब होता है कि अगर आपको इस टूल के बारे में और भी जानकारी चाहिए, आपको जानना है, यू वांट टू नो मोर अबाउट दिस टूल, कि ये टूल कैसे वर्क करता है, इसके फीचर्स क्या है, स्पेसिफिकेशन क्या है, तो आप ये यूजर गाइड देख सकते हैं। यूजर गाइड बहुत ही बहुत सिंपल चीज होती है अंडरस्टैंड करने के लिए। जैसे कि मान लीजिए अगर आप किसी शॉप पे जाते हैं और आप कोई भी अप्लायंस, कोई भी चीज खरीदते हैं मार्केट से, तो आप हमेशा देखेंगे उसके अंदर हमेशा एक यूजर मैनुअल आता है, ताकि आप उसको रीड करके उस अप्लायंस को चलाना सीख सके, आप जान सके कि इसके अंदर और क्या क्या फीचर्स है, कौन सा बटन प्रेस करने पे ये डिवाइस ऑन होती है, कौन से आप इसका वॉल्यूम सेट कर सकते हैं। तो जहां से आप वो सब पढ़ के सीख सकते हैं, सिमिलरली इस टूल को आप ये दोनों यूजर गाइड पढ़ के सीख सकते हैं। फिर आता है स्पीकर डिटेल्स। स्पीकर डिटेल्स को अगर आप क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं दो स्पीकर्स जो इसमें इन्वॉल्व है उनकी कुछ बेसिक डिटेल्स यहाँ पे रिकॉर्डेड है। आपको कुछ नहीं करना है इन डिटेल्स के साथ, ये सिर्फ एक आपको मैं, क्योंकि सारे टूल्स के फीचर्स बता रही हूँ तो मैं आपको सिर्फ इनका मतलब एक्सप्लेन कर रही हूँ। आपको यहाँ पे कुछ भी करेक्शंस नहीं करने। उसके बाद यहाँ पे यस, कुछ क्वेश्चन है आपका? हेलो मैम, यस। अभी आपने जो हिंदी में 5 लिखा है ना, फा आ का मतलब ईबा, तो हिंदी में आप नॉर्मली यूज कर रहे हैं, इसमें सब वर्ड आ रहे हैं ना, तो तिब्बतन में अगर लिखे तो हम सब का वर्ड अलग अलग हो सकता है, इसीलिए उसके बारे में आपको क्या विचार है? यहाँ पे जो टूल मैंने यूज किया है गूगल इनपुट टूल, आप सभी वही यूज कर सकते हैं, जहां पे जैसे ही आप उस वर्ड को टाइप करेंगे तो उसका जो फॉर्म, जो स्पेलिंग फॉर्मेट होता है, जैसे अगर मैंने लिखा है 5 तो आप देख सकते हैं यहाँ पे, यहाँ ये ऑप्शन आ गया है तो आप मैंने सेलेक्ट कर लिया। तो सेम वे में आप भी वो गूगल इनपुट टूल इंस्टॉल कर सकते हैं
और अगर आप किसी चीज को टाइप करेंगे तो उसका स्टैंडर्ड वर्जन उस लिस्ट में आपको नजर आ जाएगा। सॉरी मैम, हमारा टिबेटन इस ग्रामरली में ऐसा कुछ शब्द दिखाता है, वो मुझे मालूम नहीं है ना, मे भी नहीं होगा। तो अगर वर्ड अलग हो जाए, स्पेलिंग अलग हो जाए तभी चलता है? कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप उसको जिस तरीके से लिखेंगे, आप जैसे आप उसको नॉर्मली लिखते हैं आप वैसे ही लिखेंगे। थैंक यू। ओके, उसके बाद हम यहाँ पे गाइडलाइंस की बात कर लेते हैं। इस ऑप्शन को अगर आप क्लिक करते हैं तो यूजुअली यहाँ पे गाइडलाइंस ही मिलती है, बट यहाँ पे आपको गाइडलाइंस इस वक्त नहीं मिलेंगी, क्योंकि इस ट्रेनिंग के बाद हमारा जो लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम है, जिसपे हम अपनी सारी गाइडलाइंस, ट्यूटोरियल्स और सारे पीकेटीज, असेसमेंट्स जहाँ पे हम रखते हैं, आप सबको उसी प्लेटफॉर्म पे एनरोल किया जाएगा। तो यहाँ से गाइडलाइंस आप सर्च मत कीजिए। इस ट्रेनिंग के बाद आपकी जैसे ही आईडीज हम कलेक्ट करेंगे, आपको लर्निंग मैनेजमेंट पोर्टल पे हम रजिस्टर कर देंगे। वहां से आप इस ट्रेनिंग का एक्सेस, जो भी ट्रेनिंग दी गई है इसकी रिकॉर्डिंग, इसका जो भी गाइडलाइंस है, और जो भी एक छोटा सा टेस्ट आपको, जिसके लिए आपको इस ट्रेनिंग के बाद अपीयर करना है, उसका भी लिंक वहीं से मिलेगा। जो भी आपको इस प्रोसेस और प्रोजेक्ट के रिलेटेड जो भी चीज एक्सेस करनी है, आप लर्निंग मैनेजमेंट सिस्टम से ही करेंगे। फिर आता है टूल शॉर्टकट लिस्ट। आप जैसे ही इसको प्रेस करते हैं, आप देख सकते हैं ट्रांसक्रिप्शन के रिलेटेड जितनी भी शॉर्टकट लिस्ट है, जितने भी शॉर्टकट कीज हैं, वो आपको यहाँ नजर आ जाएंगे। मान लीजिए आप किसी फाइल पे वर्क करें और आपको लगता है कि आपको कोई भी शॉर्टकट याद नहीं आ रहा, आप सिंपली इसको ओपन कीजिए, रीड कीजिए सेव करने के लिए क्या करना है, और आप वो यहाँ इंप्लीमेंट कर सकते हैं। ओवरलैप सेगमेंट्स हम इस प्रोजेक्ट में यूज नहीं कर सकते, तो हम इसके बारे में डिस्कशन नहीं करेंगे। अब आता है कमेंट बॉक्स। कमेंट बॉक्स आप लोगों के लिए इंपॉर्टेंट है। जब भी आप किसी भी फाइल पे वर्क करके उसको यहाँ पे सेंड बटन क्लिक करके सबमिट करते हैं, तो ये जो फाइल है आपकी, वो क्वालिटी ऑडिट होने के लिए आगे चली जाती है। क्वालिटी ऑडिट का मतलब होता है कि आपकी फाइल पे एक क्वालिटी पर्सन पूरा चेक करेगा आपने जो फाइल है वो एज पर द प्रोसेस सही तरीके से प्रोसेस की है या नहीं की है। जो भी काम, जो भी प्रोसेस आपको समझाया गया, आपने उसी को कंसिडर करते हुए सारे टैग्स इंसर्ट किए हैं या नहीं किए हैं। सारी चेकिंग करने के बाद अगर क्यूए को, क्वालिटी पर्सन को ऐसा लगता है कि आपने जो है वो बहुत ज्यादा मिस्टेक्स की हैं, बहुत ज्यादा एरर्स किए हैं, तो जहां जहां आपने गलती की है वो यहाँ पे कमेंट बॉक्स में लिख करके ये फाइल आपको वापस से सेंड करेगा रीवर्क करने के लिए। ओके, जब भी कोई फाइल आपके पास रीवर्क करने के लिए आएगी, आप सबसे पहले यहाँ से कमेंट बॉक्स ओपन करेंगे और आप यहाँ से रीड करेंगे कि आपने क्या क्या मिस्टेक्स की है। उन सारे लाइंस को पढ़ते हुए आप अपने मिस्टेक्स को रेक्टिफाई करेंगे और दोबारा से फाइल एक बार सेंड कर देंगे। क्लियर है? यस यस। Yes. ओके, हाँ जी। ठीक है। इसके बाद मैं बैक में जाती हूँ एक बार और मैं आपको टूल का एकदम स्टार्टिंग का इंटरफेस भी दिखा देती हूँ। जैसे ही आपको टूल का लॉगिन क्रेडेंशियल्स मिल जाएगा, आप इस ट्रेनिंग के बाद जैसे ही आप इस कॉल से ड्रॉप ऑफ करेंगे, आपको एक छोटा सा टेस्ट देना होगा और उस टेस्ट में आप सभी के लिए कंपलसरी है कि आपको 90% स्कोर करना है प्रोजेक्ट में वर्क करने के लिए। अगर आप 90% स्कोर करते हैं तो आप इमीडिएटली हमारे साथ ऑनबोर्डेड हो जाएंगे, आप काम करना शुरू कर सकते हैं। बट अगर आप 90% स्कोर नहीं करते तो आपको दोबारा से एक बार ट्रेनिंग लेनी पड़ेगी, और ट्रेनिंग लेने के बाद आपको फिर से एक टेस्ट दिया जाएगा, और अब नेक्स्ट टाइम आपको उसमें सेकेंड अपीयरेंस में आपको 90% स्कोर करना जरूरी है। अब आप सेकेंड टाइम भी 90% स्कोर नहीं कर पाते तो आप इस प्रोजेक्ट में हमारे साथ वर्क नहीं कर पाएंगे। तो जैसे ही आप असेसमेंट क्लियर करते हैं तो आपकी जो आईडीज हैं वो हम यहाँ पे क्रिएट करवाएंगे, और इस टूल के लिए उसी आईडी से आपको लॉगिन करना होगा। जैसे ही आप इस टूल पे लॉगिन करते हैं, आपको ये ट्रांसक्राइब का ऑप्शन दिखेगा, कंट्रोलर का ऑप्शन नहीं दिखेगा आपको गाइस, आपको सिर्फ और सिर्फ ट्रांसक्राइब का ऑप्शन दिखेगा। आप इस पे क्लिक करेंगे और क्लिक करते ही आप देखेंगे आपके सामने 3 ऑप्शन है, न्यू फाइल्स, ड्राफ्ट्स और कंप्लीटेड। न्यू फाइल्स में आपको सारी न्यू फाइल, जो आपको फ्रेश फाइल असाइन की जाएगी, जिसपे आपको वर्क करना अभी शुरू करना है, आप सिंपली वो फाइल देख पाएंगे। और अगर आपको किसी फाइल पे वर्क करना है, आप इस पेंसिल आइकन पे क्लिक करेंगे
और जैसे ही आप इस पे क्लिक करेंगे आपको वही पेज दिखेगा जो अभी मैंने आपको दिखाया था, जहां पे 2 चैनल स्पीकर थे और जहां हम ट्रांसक्रिप्शन कर रहे थे। उसके बाद आता है ड्राफ्ट फोल्डर। ड्राफ्ट फोल्डर में आपको वो सारी फाइल्स नजर आएंगी जिसमें या तो आपने अभी अपना वर्क कंप्लीट नहीं किया है या फिर वर्क कंप्लीट कर लिया है बट उस फाइल को सबमिट नहीं किया है। अब इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं। मान लीजिए किसी फाइल पे आपको कुछ क्वेश्चंस आ रहे हैं, आपको लगता है कि आपको अभी डाउट है उसमें और आप उसको सेंड नहीं करना चाहते, तो आप क्या करेंगे, अभी जब आपके पास जब तक कोई असिस्टेंस नहीं मिल जाता, आपको जब तक कोई हेल्प करने के लिए नहीं मिल जाता, आप उस फाइल को थोड़े टाइम के लिए पार्क करके ड्राफ्ट फोल्डर में डाल देंगे और आप सोचेंगे कि जब तक मेरे पास कोई है नहीं तब तक मैं दूसरी फाइल पे वर्क कर लूं। तो आप दूसरी फाइल पे वर्क करना स्टार्ट कर सकते हैं। जैसे ही आप उस फाइल को क्लोज करेंगे वो सीधा ड्राफ्ट में जाके सेव हो जाएगी। सेम वैसे ही जैसे आप ईमेल टाइप करते हैं बट जब आप उस ईमेल को सेंड नहीं करते तो वो आपके ड्राफ्ट में सेव हो जाता है। तो यहाँ पे भी कुछ इसी तरीके का वर्क होगा जहां पे आपको लगेगा अभी आप श्योर नहीं है, आप फाइल सबमिट नहीं करना चाहते, दूसरी फाइल पे आप वर्क करेंगे तो वो जो पहली वाली फाइल है वो ड्राफ्ट में सेव हो जाएगी। और कंप्लीटेड का मतलब बहुत सिंपल है, जो भी फाइल आपने सक्सेसफुली कंप्लीट करके सबमिट कर दी है उसका काउंट आपको कंप्लीटेड में नजर आएगा। क्लियर है सभी को? यस यस। हाँ जी। ओके, सो गाइज अभी जो भी मैंने आपको बताया प्रोसेस पार्ट और जो टूल का जो भी इंटरफेस है वो सब कुछ मैंने आपके साथ क्लियर कर लिया है। इसी तरीके से आपको फाइल प्रोसेस करनी है, इसी तरीके से आपको वर्क करना है। बट अगर आपको लगता है कि आप जब वर्क कर रहे हैं आपको क्वेश्चंस आ रहे हैं और आपको बहुत सारे डाउट्स हैं और जिसकी वजह से आपको लगता है आपको क्लैरिफिकेशन रिक्वायर्ड है, आप प्रणव को बोल सकते हैं। हम फिर से एक कॉल पे मिलेंगे जहां पे मैं आपके सारे डाउट्स, जो भी पॉसिबल डाउट्स हैं, आपके जो भी क्वेश्चंस हैं वो हम क्लैरिफाई करेंगे। ओके?